आज का हमारा टॉपिक है सिफेलोस्पोरेंस। सिफेलोस्पोरेंस हमारे पास ऐसी एंटीबायोटिक हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये हमारे पास एंटीबायोटिक हैं, ये ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरियोसाइडल हैं। ठीक है, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स कौन सी हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी हैं। इससे पहले हम पेनिसिलिन डिस्कस कर चुके हैं। पेनिसिलिन भी हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स हैं। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन को स्टॉप कर देती हैं। ठीक है, कंप्लीटली किल नहीं करती बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स हैं, इवन के अगर जो पेशेंट है इम्यूनो कंप्रेसेंट है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम उनको बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक देंगे। और ऐसे पेशेंट जिनका मतलब इम्यून सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है, हम उनको बैक्टीरियोस्टैटिक्स दे सकते हैं। तो हमारे पास सिफेलोस्पोरेंस एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोसाइडल हैं और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम देन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से इनका स्पेक्ट्रम ज्यादा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और ये भी कंसिस्ट करती हैं बीटा लैक्टम रिंग पर। ये डराइव की गई हैं 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरोनिक एसिड से, 7 अमाइनो सिफेलोस्पोरोनिक एसिड से, और ये बीटा लैक्टम रिंग पर मुश्तमिल होती हैं सिफेलोस्पोरेंस। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सिफेलोस्पोरेंस का, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सिफेलोस्पोरेंस का, तो सेम एज पेनिसिलिन का। जैसे हमने पेनिसिलिन का डिस्कस किया है, वैसे ही इसी सिफेलोस्पोरेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कैसे कि ये भी सेल वॉल को इनहिबिट करेंगी। कैसे कि ये सेल वॉल को किस तरह इनहिबिट करेंगी, जाके वही पेनिसिलिन जैसे हमने कहा था पेनिसिलिन में पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके पेनिसिलिन बाइंड होती है, इसी तरह ये सिफेलोस्पोरेंस जाके उसी बाइंडिंग प्रोटीन्स के ऊपर, सिफेलोस्पोरेंस की बाइंडिंग प्रोटीन्स पे जाके अटैच होंगी और ये बैक्टीरियल जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगी। इसी तरह ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करेंगी बाय इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं जी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने सेफलोस्पोरेंस को 5 डिफरेंट जनरेशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरेंस। अब ये जनरेशन का हिसाब किस तरह इनको डिवाइड किया गया है। जनरेशन मतलब के जो पहले डिस्कवर की गई हैं उनको फर्स्ट जनरेशन में रखा गया, जो बाद में डिस्कवर की गई उनको सेकंड जनरेशन में, और बाज ऐसी हैं जिनको इफेक्टिवनेस के लिहाज से भी जनरेशन वाइज डिवाइड किया गया है। शुरू में जैसे मतलब एक एग्जांपल आप ले लें, जैसे मॉडल आता है मोबाइल का, पहला मॉडल, फिर उसके बाद सेकंड मॉडल, फिर थर्ड मॉडल। उसमें क्या होता है कि आपके जो मोबाइल में जो मॉडल आते हैं ना, उनमें क्या होता है कि उनके जो फंक्शंस हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। इसी तरह इन जनरेशंस में, इनके डिस्कवरी में, ये जो फर्स्ट जनरेशंस हैं ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ इफेक्टिव थी, तो लिहाजा सेकंड जनरेशन में ग्राम नेगेटिव के भी, पॉजिटिव के भी। तो इसी तरह इनकी क्लासिफिकेशन जो की गई है जनरेशन के हिसाब से, ये मजीद स्ट्रॉन्ग होती गई हैं ये ड्रग्स। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में आती हैं सेफेजोलिन और सेफ्लॉक्सन। ठीक है, ये 2 ड्रग्स हम इसमें ले रहे हैं, और भी हैं ड्रग्स, लेकिन हम 2-3 एग्जांपल सारी जनरेशंस की इसमें डिस्कस करेंगे, सेफेजोलिन और सेफ्लॉक्सन। ये जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन क्लास है ये ज्यादातर इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, और सम लेस ग्राम नेगेटिव के, कुछ जो है बहुत ही कम इफेक्टिव है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, और ये जो फर्स्ट जनरेशन है ये सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस मींस के जो मतलब किसी भी सर्जरी से पहले ना, जो हम प्रिवेंशन करते हैं कि बंदे को कोई डिजीज ना हो, प्रिवेंशन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज, कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज ना हो जाए, तो मतलब सर्जरी से पहले जो हम ड्रग्स देते हैं उन्हें कहते हैं सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस। तो इनको फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स को सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस। और ये ग्राम पॉजिटिव के लिए इफेक्टिव है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ग्राम नेगेटिव के लिए ये ड्रग्स ज्यादा सूटेबल होती जाएंगी। सेकंड जनरेशन ज्यादा इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव के लिए, फिर इससे ज्यादा थर्ड जनरेशन ज्यादा इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव के लिए। तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या है, सेफाक्लोर है,
सेफ्रोक्साइम है, सेफोटिटान है, ये ड्रग्स हमारे पास क्या है, सेकंड जनरेशन में आती हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव हैं ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है, और लेस जो है ग्राम पॉजिटिव के लिए। और ये ड्रग्स जो इफेक्टिव हैं साइनस के लिए, एयर इन्फेक्शन और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये ड्रग्स अमूमन इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। इवन के मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस भी हो ना, अगर मेनिंजाइटिस हो तब भी ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन जो है क्या है, ये दोनों ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। तो एक्सेप्ट सेफ्रोक्साइम एक्सेप्ट सेफ्रोक्साइम के फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जो है सेफेलोस्पोरिन्स एंटीबायोटिक, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, तो लिहाजा ये इफेक्टिव नहीं है मेनिंजाइटिस के केस में। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन को आगे हम देखते हैं। जो हमारे पास ये थर्ड जनरेशन ड्रग्स है ना, इनमें आ जाता है हमारे पास सेफ्ट्रेक्सोन, सेफेक्साइम, सेफ्टेक्साइम और सेफोपेराजोन्स, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड जनरेशन हैं, ये भी ज्यादातर जो है नेगेटिव स्पेक्ट्रम को कवर करती हैं, ज्यादातर नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम इनको देते हैं, ठीक है जी। और हमारे पास इसी तरह फोर्थ जनरेशन की ड्रग है, इसमें सेफापाइम आता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास थर्ड जनरेशन ड्रग है ना, ये इफेक्टिव है अगेंस्ट सेप्सिस और मेनिंजाइटिस के, अगेंस्ट सेप्सिस और मेनिंजाइटिस के, सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस, एक्सेप्ट सेफोपेराजोन। सेफोपेराजोन जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, बाकी सारी थर्ड जनरेशन जो है इफेक्टिव है मेनिंजाइटिस के केस में, एक्सेप्ट सेफोपेराजोन, ठीक है। सेफोपेराजोन इसमें इफेक्टिव नहीं है। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास सेफीपाइम आती है, ठीक है। सेफीपाइम ये ड्रग्स जो फोर्थ जनरेशन ड्रग्स हैं, ये बीटा लैक्टामेजिस रेजिस्टेंस भी हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम जनरेशन वाइज मजीद जा रहे हैं, उनकी क्वालिटीज भी बढ़ती जा रही हैं, ब्रॉड नेगेटिव के लिए भी इफेक्टिव हैं, और ये बीटा लैक्टामेजिस रेजिस्टेंस भी हैं, जो बीटा लैक्टामेज इंजाइम बैक्टीरिया पैदा करते हैं उसके खिलाफ भी ये रेजिस्टेंस शो करती हैं। और ये क्या है, अगेंस्ट है, मतलब किस चीज के खिलाफ इफेक्टिव है, सोडोमोनास के खिलाफ इफेक्टिव है। दूसरा, ये जो ड्रग्स हैं फोर्थ जनरेशन ड्रग्स नॉट एक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स, एनारोब्स के केस में ये इफेक्टिव नहीं है, सेफीपाइम इसकी एग्जांपल है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास न्यूली डिस्कवर हैं, बहुत सारी ओल्ड बुक्स में फिफ्थ जनरेशन ड्रग्स नहीं दी गई हुई, तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास सेफ्ट्रारोलिन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल है सेफ्ट्रारोलिन। तो ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास मतलब ओल्ड बुक्स में नहीं दी गई हैं, तो ये ज्यादातर इफेक्टिव हैं। इवन के MRSA मेथिलीन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के खिलाफ भी ये इफेक्टिव हैं। वैसे पहले ये कहा जाता था कि जो मेथिलीन रेजिस्टेंट सेफेलोस्पोरिन्स जो हैं उनका कोई असर नहीं होता MRSA के ऊपर, MRSA मेथिलीन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। लेकिन अब ये कहा जाता है कि फिफ्थ जनरेशन जो ड्रग्स हैं ये जिनमें सेफ्ट्रारोलिन आती है, ये इफेक्टिव हैं इवन के MRSA के खिलाफ, और काफी सारे ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ ये फिफ्थ जनरेशन ड्रग्स जो हैं इफेक्टिव हैं, जो पेनिसिलिन के भी रेजिस्टेंस है, जो पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस हैं उनके खिलाफ भी ये सेफेलोस्पोरिन्स फिफ्थ जनरेशन इफेक्टिव हैं, ठीक है जी। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन के लिहाज से, ठीक है। ये फिफ्थ 5 जनरेशन में सेफेलोस्पोरिन्स को डिवाइड किया गया है। अब हम इसका थोड़ा सा एक्सक्रीशन देखते हैं कि किस तरह ये एक्सक्रीट होती हैं, इनके थोड़े से साइड इफेक्ट देख लेते हैं। इनके साइड इफेक्ट सेम मोस्टली सेम है जैसे पेनिसिलिन के थे, तो वो भी हम देखते हैं अभी जी। सेफेलोस्पोरिन एक्सक्रीशंस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स, ज्यादातर जो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन होती है सेफेलोस्पोरिन्स की वो रेनल या हिपैटिक होती है, ठीक है। रेनल और हिपैटिक दो तरह की होती है। अब सबसे ज्यादा जो एक्सक्रीशन होती है ना वो थ्रू रेनल होती है, रेनल सिस्टम, ठीक है। रेनल सिस्टम के थ्रू मेटाबॉलिज्म भी इधर किडनी में मेटाबोलाइज होके एक्सक्रीशंस थ्रू यूरिन, ज्यादातर सेफेलोस्पोरिन्स की एक्सक्रीशंस जो है वो रेनल के थ्रू होती है, मतलब किडनीज के थ्रू होती है। और कुछ ड्रग्स हैं जिनकी हिपैटिक के थ्रू मेटाबॉलिज्म इन द हिपैटिक सिस्टम, साइड चेन ड्रग्स जो हैं, ठीक है, उनकी हिपैटिक सिस्टम के थ्रू मतलब मेटाबॉलिज्म होती है और उस बाइल के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन होती है, जैसे सेफापेराजोन है और सेफ्ट्रेक्सोन है। ये दो ड्रग्स हैं जिनकी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होती है और एक्सक्रीशन बाइल थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके साइड इफेक्ट। जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं इनके साइड इफेक्ट ज्यादातर सिमिलर टू पेनिसिलिन है, जैसे मैंने आपको पहले कहा
कि इनमें क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी होंगे, ठीक है, एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ये हो सकता है जो मोर कॉमन देखने में आता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है, और डाइसल्फराम लाइक रिएक्शंस। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया क्या है कि आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर है ना वो कम हो जाना, ठीक है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और डिसल्फिराम लाइक रिएक्शंस हो सकता है इन्हीं के साइड इफेक्ट के तौर पर। कोलीलिथियोसिस हो सकता है और बाइलरी स्लेजिंग सिंड्रोम। कोलीलिथियोसिस क्या मींस के जो आपका गाल ब्लैडर है उसमें स्टोन हो सकता है, और बाइलरी स्लेजिंग सिंड्रोम, ये कोलीलिथियोसिस और बाइलरी स्लेजिंग सिंड्रोम्स, ये जो दो डिसऑर्डर हैं ये होती है सेफ्ट्रेक्सोम के ओवरडोज की वजह से। मतलब सेफ्ट्रेक्सोन को अगर ज्यादा लें मिकदार में और 2 ग्राम, फॉर एग्जांपल अगर 2 ग्राम पर डे के हिसाब से लें और लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करें, 2 ग्राम पर डे और लॉन्ग टाइम के लिए लें, तो क्या इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कोलीलिथियोसिस हो सकती है और बाइलरी स्लेजिंग सिंड्रोम। कोलीलिथियोसिस मींस के गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है आपको, ठीक है जी। आज हमने ये स्फेलोस्पोरेंस को डिस्कस किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे माइक्रोलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई स्फेलोस्पोरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। शुक्रिया।